हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज से मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट का एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। डेली इस चैनल पे आपको 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे और ये क्वेश्चंस किसी न किसी जेई के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल हैं। तो ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कंटेंट जो आपको मिल रहा है वो परफेक्ट है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में नीचे आपको लिखा हुआ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द नंबर ऑफ लिंक्स विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए काइनेटिक चेन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेयर्स। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा L इज इक्वल टू 2p-4। और काइनेमेटिक चेन जो होता है उसमें मान लीजिए इस तरीके कोई लिंक हमारा है। ठीक है, एक ये चेन है। ठीक है, इसको हम काइनेमेटिक चेन तब कहेंगे जब हम अगर इस लिंक को इनपुट दे रहे हैं तो इसका जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो कंस्ट्रेंड है, मतलब पहले से निर्धारित है कि ये इसका, अगर हम ओमेगा से इसको इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं तो ये ओमेगा से राइटवर्ड ही रोटेट होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं काइनेमेटिक चेन। तो इसके लिए आपका जो होगा L इज इक्वल टू 2p-4। यहाँ पे L जो है लिंकों का संख्या है, तो मान लीजिए लिंक का संख्या क्या हुआ 4। और P जो आपका है ये नंबर ऑफ पेयर्स हैं, 1 2 3 4। एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और ये 4 पेयर। तो यहाँ पे आप रखेंगे 2p के जगह तो ये हो जाएगा 8-4। तो 4 इज इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपका बराबर हो गया, तो मतलब सेटिस्फाई कर गया। ये इस तरीके के चेन को हम क्या कहते हैं, एक काइनेमेटिक चेन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, L इज इक्वल टू 2p-4। तो इस तरीके से आप बैलेंस करके चेक कर लेंगे कि आपका ये लिंक जो है वो काइनेमेटिक चेन है या नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स एंड जॉइंट्स इन द मैकेनिज्म शोन इन द फिगर। ठीक है, इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ लिंक हैं और कितने जॉइंट हैं ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको लिंक कैसे गिनने हैं और पेयर कैसे गिनने हैं। तो ये आपका जो फिक्स होता है उसको हम एक लिंक मानते हैं। ये आपका दूसरा लिंक हो गया, ये तीसरा लिंक हो गया, ये जो है आपका ये 4 लिंक हो गए। अब जॉइंट कैसे गिनना है, देखिए यहाँ पे जॉइंट नंबर 1 हो गया, जॉइंट 1, ये जॉइंट 2 हो गया। यहाँ पे जो हिंज है इसको हम क्या कर देंगे, जॉइंट नंबर 3। और ये जो कॉन्टैक्ट है रोलिंग कॉन्टैक्ट, इसको हम 4 काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ लिंक की संख्या कितनी हो गई, 4। और नंबर ऑफ पेयर्स की संख्या कितनी हो गई, ये भी 4 हो गया। तो ये देखिए आप ऑप्शन में कौन कौन सा है, 4। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। यहाँ पे आप हिंदी में भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के मदद के लिए इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सेट किया गया है कि हिंदी में जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही हो हिंदी में पढ़ के आंसर दें, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है वो इंग्लिश में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपना आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मैकेनिज्म शोन इन फिगर। ठीक है, जो इसमें मैकेनिज्म शो किया गया है उसमें इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपसे पूछा गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला आपको मैं बता दूं, F इज इक्वल टू होता है 3n-1-2j। ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे n क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ लिंक, कितने लिंक हैं। ठीक है, j आपका कितना क्या हो गया, बाइनरी जॉइंट, बाइनरी जॉइंट। तो आपको मैं लिंक गिन के बताऊँ, ये जो फिक्स है, ये वाला फिक्स जो है ये फिक्स, इसको हम एक ही लिंक काउंट करते हैं। ठीक है, ये याद रखिए आप लोग। ये आपका दूसरा लिंक 3 4 और ये हो गया 5। तो
तो नंबर ऑफ लिंक आपके हो गए, n की वैल्यू हो गई 5। अब बाइनरी जॉइंट गिन लेते हैं, तो ये आपका 1 हो गया, ये जॉइंट दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, और ये जॉइंट हो गए 5 जॉइंट भी हो गए। तो यहाँ वैल्यू पे रखेंगे, फार्मूले में रखेंगे, तो f इज इक्वल टू, 1 मिनट थोड़ा सा इरेज कर देते हैं क्योंकि अभी स्पेस की प्रॉब्लम हो गई है। तो फार्मूला क्या था आपका, f इज इक्वल टू 3n माइनस 1 माइनस 2j, f इज इक्वल टू 3n माइनस 1 माइनस 2j। तो आपका नंबर ऑफ लिंक कितना आया था 5, तो 3 ब्रैकेट में 5 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 5, इसको कैलकुलेट करेंगे। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 तीजा ये आपका हो जाएगा 12, माइनस यहाँ पे 5 लिंक, 5 टू जा 10, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका आ जाएगा 2। अब देख लेते हैं 2 कौन सा ऑप्शन है, तो 2 आपका ऑप्शन सेकंड में है, ठीक है। 2 आपका ऑप्शन सेकंड में मिल रहा है, इसलिए आपका कौन सा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला याद होना चाहिए, f इज इक्वल टू क्या होता है 3n माइनस 1 माइनस 2j। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ टर्निंग मोमेंट डायग्राम इज ड्रॉन बिटवीन, जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया जाता है किसके किसके बीच में ड्रॉ किया जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको टर्निंग मोमेंट डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। टर्निंग मोमेंट डायग्राम पे इस पे हम थीटा को डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन को, और इस पे हम टॉर्क को, टॉर्क किस में न्यूटन मीटर में डिनोट करते हैं, और थीटा को हम किस में रेडियन में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम 2 स्ट्रोक इंजन का डिनोट कर रहे हैं, तो सेक्शन में हमारा वर्क नेगेटिव होता है, ये पावर स्ट्रोक का पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। ये आगे आपका यहाँ से आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रैंक एफर्ट। टॉर्क को क्या कहते हैं, क्रैंक एफर्ट कहते हैं, और क्रैंक एंगल को थीटा कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्रैंक एफर्ट एंड क्रैंक एंगल, ठीक है। ये आपका क्रैंक एफर्ट होता है टी, और क्रैंक एंगल होता है थीटा। अब ये कहाँ मेजर किया जाता है, मान लीजिए ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये आपका कनेक्टिंग रॉड है, ये इस तरीके से आपका ये क्रैंक है। तो ये क्रैंक जो एंगल बनाता है ये बार बार से बदलता रहता है, ऐसे जैसे ये रोटेट करेगा एंगल बदलता रहेगा, ठीक है। और इस पे जो टॉर्क एक्ट कर रहा होता है वो भी बदलता रहेगा। तो इन दोनों के बीच वेरिएशन में जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं उसको कहते हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम ग्राफ, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्टली ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द मास ऑफ फ्लाईव्हील ऑफ ए स्टीम इंजन, मास ऑफ फ्लाईव्हील दिया 3250 विद द रेडियस ऑफ जायरेशन 1 मीटर, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द इंजन 4500 न्यूटन मीटर, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। यहाँ पे आपको क्या टॉर्क दे दिया है, कितना 4500, आई इज इक्वल टू कितना होता है एम के स्क्वायर, यहाँ पे के क्या है आपका रेडियस ऑफ जायरेशन, आई बराबर होता है एम के स्क्वायर, के क्या होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, तो रेडियस ऑफ जायरेशन कितना दिया 1। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, सीधे मास की वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि के का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी आ जाएगा वही, ठीक है 3250। अब इनटू अल्फ़ा में निकालना है एक्सेलरेशन। अब इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0 0 काट देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1.38, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मेन फार्मूला इसमें क्या याद रखना है, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एक्सेलरेशन, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, यहाँ पे एम क्या है आपका मास है, और के क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन है, ठीक। तो ये 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं। अलग से आपको रेडियस ऑफ जायरेशन दे देगा और पूछ लेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ए पुली इज ड्रिवन बाई फ्लैट बेल्ट एंड मैक्सिमम टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द बेल्ट इज 1400 न्यूटन। बेल्ट में जो मैक्सिमम टेंशन है टी मैक्स कितना दिया है 1400 न्यूटन, ठीक है।
द बेल्ट हैज़ द डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। बेल्ट की डेंसिटी कितना दिया है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। 100 mm विड्थ दिया है एंड 5 mm थिक दिया है। तो क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड ऑफ द बेल्ट। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला एक याद रखिएगा, टी मैक्स इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर। ठीक है, तो टी मैक्स 1400 को डिवाइड कर देंगे आप किससे? 1000 से। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 30.55। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा और कमेंट करिएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन इज द इन्वर्जन ऑफ। तो आईसी इंजन किसका इन्वर्जन है? तो आईसी इंजन, सबसे पहले आपको मैं बता दूं आईसी इंजन कि इंटरनल में क्या चल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पिस्टन हो रहा होता है। पिस्टन एक कनेक्टिंग रॉड होता है, कनेक्टिंग रॉड पे फिर क्रैंक रॉड होता है या फिर क्रैंक कहते हैं। ये इस तरीके से कनेक्ट रहता है। तो ये पिस्टन इस तरह मूव कर रहा होता है। यहाँ पे इसका क्रैंक सॉफ्ट होता है, तो ये क्रैंक रोटेट होता है तो इस शाफ्ट को पावर ट्रांसफ़र करता है। तो इसका पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्रैंक शाफ्ट के रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सिंगल स्लाइडर दिख रहा है। ठीक है, और बाकी सब कौन से पेयर हैं? टर्निंग पेयर हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल स्लाइडिंग पेयर है, तो क्या कह देंगे हम इसको? ये किसका एग्जाम्पल है? तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ये आपका क्रैंक हो गया, ये कनेक्टिंग रॉड हो गया, ये स्लाइडर हो गया। तो ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? थर्ड। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो प्रेशर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में क्या होता है? पी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, ये किसके लिए होता है? यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के लिए होता है। और हम बात करें यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी की, दो ही थ्योरी का हम यूज करते हैं डिजाइन में। ठीक है, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी की बात करें तो उसमें क्या होता है? पी इज कांस्टेंट। एवरीवेयर प्रेशर जो है कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो इसको हम पी को अगर इधर भेजेंगे तो सी बाई आर हो जाएगा। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो इसमें से आप देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ऑप्शन थर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर आपको कह रहा है कि यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, तो इसके लिए आप यूज करेंगे पी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन अगर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी की बात कर रहा है, यूनिफॉर्म प्रेशर की बात कर रहा है, तो पी इज इक्वल हो जाएगा आपका कांस्टेंट। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कभी यूनिफॉर्म प्रेशर पूछ लेता है, कभी यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द फ्रिक्शन लाइनिंग इज न्यू। अब यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन लाइनिंग जो होता है, फ्रिक्शन लाइनिंग जो आपका है वो न्यू है। द वियर वेरीज। तो इसमें वियर कैसे वेरीज करता है? तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। वियर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। अगर हम यूनिफॉर्म क्या कहते हैं, नया लेके आते हैं लाइनिंग जो यूज कर रहे हैं फ्रिक्शन लाइनिंग, तो उसमें हम कौन सा यूज करते हैं? यूपीटी यूज करते हैं, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूज करते हैं। अगर हम न्यू फ्रिक्शन लाइनिंग हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूज करेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको हिंदी में भी यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं। जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द रेडियल डिस्टेंस ऑफ ए टूथ
फ्रॉम द पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ नोन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको गियर का टूथ बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से होता है गियर का टूथ। एक टूथ मैंने आपको बना दिया, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा मिस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एक सर्कल होता है, यहाँ से पास करता है, एक सर्कल यहाँ से पास करता है। तो ये जो टिप से पास करता है इसको हम कहते हैं अडेंडम सर्कल। जो पिच पॉइंट से पास करता है उसको हम क्या कहते हैं, पिच सर्कल। और जो ये बेस से पास कर रहा है इसको हम कहते हैं डेडेंडम सर्कल। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ए टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू द टॉप लाइन। ये आपका पिच सर्कल है और ये आपका टॉप लैंड है। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अडेंडम। ये हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अडेंडम कहते हैं उसको, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कॉन्टैक्ट रेशियो। तो कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है आपका, वेरीज डायरेक्टली टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। ये भी करेक्ट है आपका। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूल, सही है भी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सर्कुलर पिच। तो इसमें आपका सभी ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। किसके बारे में, कॉन्टैक्ट रेशियो के बारे में, ठीक है। ये बताता है कि आपके कितने टिथ ऑन एन एवरेज रेगुलर कॉन्टैक्ट में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ पेंडुलम गवर्नर के बारे में बता दूं आपको। गवर्नर आईसी इंजन में यूज किया जाता है क्या करने के लिए, मान लीजिए हमारा इंजन जो है काम कर रहा है, ठीक है। लोड की कमी हुई तो स्पीड क्या होगा, इंजन का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, या फिर लोड आपका घट जाता है तो इंजन की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी, ठीक है। लोड के अकॉर्डिंग ही जो है उसकी स्पीड घटती और बढ़ती रहती है। तो जब हमारा लोड कम हो जाएगा तो गवर्नर क्या करेगा, फ्यूल सप्लाई जो होता है उसको कंट्रोल कर लेगा या फिर रोक देगा। लेकिन अगर स्पीड लोड आपका बढ़ गया तो उसको क्या करना होगा, फ्यूल सप्लाई बढ़ाना होगा। तो ये सब काम इसका होता है, गवर्नर का होता है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा पेंडुलम गवर्नर है। तो पेंडुलम गवर्नर जो होता है वो होता है आपका वाट गवर्नर। बाकी सब जो होते हैं, ये जो स्प्रिंग लोडेड गवर्नर है और ये सब जो है डेड वेट लोडेड गवर्नर है। तो वाट गवर्नर आपका जो है WATT वाट गवर्नर जो है वो एक प्रकार का पेंडुलम गवर्नर है, जिसको हिंदी में कहते हैं लोलक गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स डज नॉट हैव सेंट्रल लोड अटैच्ड टू देयर स्लीव। इसमें से किस गवर्नर में जो है सेंट्रल लोड अटैच्ड नहीं होता है। तो ये भी आपका हो जाएगा वाट गवर्नर। वाट गवर्नर एक तरीके का पेंडुलम गवर्नर। बाकी पोर्टर गवर्नर और पोयल गवर्नर क्या होते हैं, डेड वेट गवर्नर के एक प्रकार हैं। इसमें क्या होता है, स्लीव पे वेट रखा होता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा वाट गवर्नर। वाट विल बी द वर्टिकल हाइट m ऑफ ए वाट गवर्नर इफ द स्पीड ऑफ रोटेशन 80 RPM। तो ये जो आपका रिलेशन होता है H इज इक्वल टू होता है 895/n², ठीक है। तो इसको आप रख के यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.14। यहाँ पे 895 ऐसे ही रहेगा, n की जगह पे n² रखना है आपको। तो ये 895 डिवाइड बाई 6400, इस तरीके से आपको इसको डिवाइड करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिफाइंस द साइज ऑफ कैम। इसमें से कौन सा टर्म जो है साइज ऑफ कैम को डिफाइन करता है। अब यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है कि कैम क्या होता है। तो कैम एक तरीके का जो है मैकेनिज्म है जो फॉलोअर को एक स्पेसिफाइड मोशन प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपका फॉलोअर है और ये इस तरीके से कैम रोटेट करता है। तो फॉलोअर क्या होता है, ये इस तरीके से रेसिप्रोकेट होता है। तो उसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, उनको एक मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा कि इसके जो नॉमेनक्लेचर होते हैं और जो इम्पोर्टेंट टर्म होते हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। तो इसमें जो आपका होता है बेस सर्कल, यही डिफाइन करता है कि कैम की साइज़ क्या है।
अब बेस सर्कल क्या होता है? ए सर्कल ड्रॉन टेंजेंट टू द कैम प्रोफाइल फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। इस सेंटर ऑफ रोटेशन से एक स्मॉलेस्ट सर्कल जो कि टेंजेंट हो इसके, जो हम ड्रा कर पाते हैं, उसको कहते हैं बेस सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन ए बॉडी। कोई बॉडी है, इसमें सभी फोर्सेस का जो है कंबाइंड इफेक्ट, हम इफेक्ट जानने के लिए जो टर्म यूज करते हैं उसको कहते हैं लोड। ठीक है, जो भी फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे हैं उनको हम एक कंबाइंड भाषा में कंबाइंड इफेक्ट के लिए क्या कह देते हैं कि लोड एक्ट कर रहा है उस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग लोड डज नॉट एक्ट ऑन द कंसिडरेबल लेंथ ऑफ द बीम। इसमें से कौन सा लोड जो है कंसिडरेबल लेंथ पे काम नहीं करता। ये मान लीजिए आपका कोई बीम है, तो इस पर कितने तरीके के लोड लग सकते हैं ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये होता है आपका कंसंट्रेटेड लोड, जो कि एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, एक होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो किसी लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और एक होता है आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इस तरीके से यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा होता है। ठीक है, ये आपका यूवीएल हो गया, ये यूडीएल हो गया, और ये कंसंट्रेटेड लोड हो गया। इस तरीके से इतने तरीके के लोड आपके बीम पे एक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से जो किसी मतलब कंसिडरेबल लेंथ पे नहीं लगता है वो होता है आपका पॉइंट लोड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पॉइंट लोड होता है जो किसी कंसिडरेबल लेंथ पे नहीं लगता है, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा होता है। बाकी यूडीएल हो गया, यूवीएल हो गया, ये किसी न किसी डिस्टेंस पे एक्ट कर रहे होते हैं, किसी न किसी लेंथ पे एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए है। नाउ विच टर्म स्टेट्स द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की एसआई यूनिट क्या होती है? तो स्ट्रेस क्या होता है आपको मैं बता दूं, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। जो यूनिट होती है प्रेशर की वही यूनिट होती है स्ट्रेस की। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर कह देते हैं हम पास्कल। ये सब यूनिट जो हैं आपके स्ट्रेस या फिर प्रेशर के भी यूनिट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे यूनिट आपको याद रखने चाहिए और इनका कन्वर्जन भी याद रखना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय। एक मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी पोस्टुलेटेड बाय। पोस्टुलेटेड मतलब किसने दिया। यहाँ पे आपको हिंदी में भी दिखा पढ़ सकते हैं, अधिकतम अपरूपण प्रतिबल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ये दिया गया है ट्रिस्का थ्योरी, ट्रिस्का द्वारा दिया गया है, और इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिस्कास थ्योरी भी कहते हैं। ट्रिस्कास थ्योरी भी कहते हैं किसको? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? टाउ मैक्स जो आपका होता है सिग्मा वाई टी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है ट्रिस्कास थ्योरी के अकॉर्डिंग, और इसी को कहते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड। तो मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, कितने तरीके के आप कॉलम होते हैं। ठीक है, तो एक होता है बोथ एंड फिक्स्ड। ठीक है, एक होता है एक एंड फिक्स्ड होगा और दूसरा क्या होगा? हिंज होगा। ठीक है, तीसरा क्या होता है? दोनों पॉइंट जो दोनों एंड जो होते हैं वो दोनों एंड हिंज होते हैं। चौथे प्रकार का एक कॉलम होता है जिसमें क्या होता है? एक एंड फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड आपका फ्री होता है। तो इतने तरीके के कॉलम यूज करते हैं। तो आपका जो लोड होता है बकलिंग लोड, उसको हम कहते हैं पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। यहाँ पे L जो होता है वो इफेक्टिव लेंथ होता है। तो अगर दोनों एंड जो है फिक्स्ड हैं तो ये आपका हो जाता है L इफेक्टिव इज इक्वल टू L बाई 2।
लेकिन अगर एक एंड फिक्स हो गया, एक एंड जो है हिंज हो गया, तो यहाँ पे एल इफेक्टिव जो होता है L/√2 हो जाता है आपका, ठीक है। और अगर दोनों एंड जो है हिंज्ड हैं, तो यहाँ पे एल इफेक्टिव L के बराबर हो जाता है, ठीक है। और अगर एक एंड जो है इसका फिक्स्ड है, दूसरा एंड फ्री है, तो यहाँ पे एल इफेक्टिव की वैल्यू हो जाती है 2L। तो ये चारों आपको याद रखने होते हैं, और ये कोई ना कोई इसमें से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, चाहे SSC JEE का हो गया, मध्य प्रदेश में एक आया है सब इंजीनियर का पोस्ट, उसमें भी पूछा जा सकता है, SSC JEE में भी पूछा जा सकता है। ये SSC JEE का ही क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर का आपको डिस्कस करा रहा हूँ। तो एक बार और मैं बता देता हूँ, अगर दोनों एंड फिक्स्ड हैं किसी कॉलम के, तो उसमें इफेक्टिव लेंथ जो होगा वो L/2 होगा। अगर एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा फ्री हिंज्ड है, तो उसका क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव L/√2 हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों एंड हिंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे एल इफेक्टिव की वैल्यू हो जाती है L। और एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा फ्री है, तो एल इफेक्टिव 2L के बराबर हो जाता है। तो ये आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम। तो ये होता है एल इफेक्टिव बाई के, इसको क्या कहते हैं हम, एस से डिनोट करते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो। अब यहाँ पे एल क्या है, इफेक्टिव लेंथ। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया है इफेक्टिव लेंथ के बारे में, ठीक है। तो ये एल इफेक्टिव लेंथ हो गया, के जो है आपका रेडियस ऑफ जायरेशन हो गया, ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन के हो गया, और एल ई जो है इफेक्टिव लेंथ हो गया। तो इसमें क्या आपसे पूछा है कि सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम इज, तो ये हो गया आपका, देखिए एस यहाँ है, एल यहाँ है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव लेंथ। यहाँ से आप देख सकते हैं एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इफेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रैंकाइन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू। रैंकाइन थ्योरी जो होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो ये होता है शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम दोनों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम दोनों के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज इनकरेक्ट अबाउट द कॉलम। कॉलम की हम कैलकुलेशन जब करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उसमें कई तरीके के हम एजम्पशन करते हैं। तो इसमें से कौन सा एजम्पशन इसमें गलत है, तो क्या कॉलम बिहेव्स इलास्टिकली, करेक्ट है। इलास्टिकली मतलब कि अगर हम लोड इलास्टिक लिमिट से कम लोड लगाते हैं, तो लोड हटाने के बाद वो अपने इनिशियल पोजीशन में रिटर्न आ जाता है, तो ये होती है इलास्टिसिटी। तो क्या होगी, कॉलम बिहेव्स इलास्टिकली, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका सही है। द लोड एक्ट्स परफेक्टली एक्जियल, ठीक है, कॉलम में जो लोड एक्ट कर रहा होता है वो एक्जियल लोड ही एक्ट कर रहा होता है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। एंड पासेस थ्रू द सेंट्रॉयड ऑफ द कॉलम, और कॉलम के सेंट्रॉयड से ही पास कर रहा होता है। नेक्स्ट क्या है, द वेट ऑफ द कॉलम इज नेगलेक्टेड, ठीक है, इसका हम वेट भी नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये भी करेक्ट आपका है। ये तीनों एजम्पशन जो है आपके करेक्ट हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट नहीं, द मटेरियल इज नॉन होमोजीनियस एंड एनआइसोट्रॉपिक, ये आपका पूरा गलत है, क्योंकि कॉलम का जो मटेरियल हम लेते हैं वो क्या होता है, होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस होता है, और आइसोट्रॉपिक होता है। आइसोट्रॉपिक मतलब सभी डायरेक्शन में जो है प्रॉपर्टीज जो है सेम है, और होमोजीनियस में क्या है, वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, कहीं भी हम उठा के चेक कर लें सब प्रॉपर्टीज जो होती हैं सेम होती हैं। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इसमें सेलेक्ट करेंगे करेक्ट, ठीक है। बाकी सब एजम्पशंस जो है एज्यूम करते हैं कॉलम की स्टडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑन द वॉल ऑफ थिन सिलेंडर इफ इट्स डायमीटर इज d, थिकनेस ऑफ t, द गेज प्रेशर इन द सिलेंडर इज p। क्या कर रहा है यहाँ पे आपसे, ये मैं आपको बता दूँ, थिन सिलेंडर की बात कर रहा है। तो ये आपका हो गया
थिन सिलेंडर। अब इसमें एक तरीके का होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा क्या होता है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपका क्या करता है, इसके लेंथ के अकॉर्डिंग जो बस्टिंग है उसको रोकता है, ठीक है। ये इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इसको टूटने से रोकता है लेंथ के अलॉन्ग, और इसके इस तरीके से जो है टूटने से जो रोकता है उसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका जो हो जाएगा PD/80 हो जाएगा। सिग्मा हूप स्ट्रेस होता है आपका PD/2T, और सिग्मा जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है PD/4T होता है। टाउ मैक्स हमें निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा PD/4T, लेकिन स्ट्रेस में बदलने के लिए इसको 1/2 से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा PD/80। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। एक अलग वीडियो में आपको थिन सिलेंडर और थिन स्फेयर के बारे में, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इन सब के बारे में एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन द सिलेंडर सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर हैव हूप स्ट्रेस 200, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू इतना गीगा पास्कल एंड पॉइजन्स रेशियो आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला आपका मैं बता दूं, PD/4TE ब्रैकेट में 5 - 4 म्यू होता है। P क्या है आपका, जो प्रेशर एक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे आपको हूप स्ट्रेस ही दे दिया, तो ये PD/4TE की जो वैल्यू हो जाएगी ये आपका हो जाएगा 200 मेगा पास्कल, ठीक है। और E की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। PD/4T आपका होता है सिग्मा हूप स्ट्रेस क्या होता है PD, ठीक है। PD/4T होता है हूप स्ट्रेस, उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, E से। E क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फिर 5 - 4 म्यू कर देंगे, तो ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 2/1000। करेक्ट ऑप्शन आपका B हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स आर रिमूव्ड। मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इस फोर्स को जब रिमूव कर देते हैं, इस फोर्स को रिमूव कर देते हैं, तो क्या होता है, क्या कहते हैं, बॉडी जो है इनिशियल स्टेज में आ जाती है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, प्रत्यास्थता जिसको हिंदी में कहते हैं। तो आप लोगों को हिंदी में भी यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं, और हिंदी जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है वो हिंदी में भी क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, द करेक्ट शियर फोर्स डायग्राम फॉर द कैंटिलीवर बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द होल लेंथ ऑफ द बीम इज। तो ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। इसमें से कौन शियर फोर्स डायग्राम का ग्राफ होगा अगर कैंटिलीवर बीम पे क्या एक्ट कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अगर इस पे पॉइंट लोड होता तो ये आपका इस तरीके का ग्राफ होता है, रेक्टेंगल बनता है। अगर यहाँ पे आपका UDL है तो ये बनेगा क्या, ट्रायंगल, वो भी कहाँ, फिक्स्ड की जगह पे बेस होगा। ये आपका करेक्ट नहीं होगा, ये भी करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक मिनट क्या कह रहा है, करेक्ट शियर फोर्स डायग्राम ऑफ कैंटिलीवर बीम ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द होल लेंथ ऑफ द बीम।
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, ठीक है, इस तरीके का लोड लग रहा है। तो इसमें आपका पूछ रहा है कि शियर फोर्स डायग्राम SFD पूछा है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट। तो पोलर मोमेंट, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई। शाफ्ट आपका जनरली क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई D⁴ डिवाइड बाई 64, ठीक है। अब अगर हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, इसमें इसको हम क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पाई D⁴ डिवाइड बाई 32 IP, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिए आप लोग। यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड, पाई D⁴/32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रिपल पॉइंट ऑन PV डायग्राम। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिए, ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो पॉइंट केवल PT कर्व पे होता है, बाकी जगह पे वो क्या होता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए लाइन। PV डायग्राम पे सिर्फ वो क्या होता है, PT कर्व पे जो आपका ट्रिपल पॉइंट होता है, ये होता है आपका ट्रिपल पॉइंट 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट होता है किस पे, ओनली PT कर्व पे। बाकी कोई भी कर्व आप उठा के देख लीजिए, वहाँ पर ट्रिपल पॉइंट जो होगा वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एंट्रोपी इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है एंट्रोपी से रिलेटेड सही है। मिनिमम एंट्रोपी इज ऑब्जर्व व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, गलत बात है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द सॉलिड सोल्यूशन हैव नॉन जीरो m एंट्रोपी, गलत है। अगर आपके किसी भी बॉडी का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो जाए, मतलब 0 केल्विन हो जाए, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट, सब्सटेंस इन सॉलिड फेज हैज़ द लीस्ट एंट्रोपी, सही बात है। ये सब्सटेंस जो सॉलिड फेज में होता है उसका क्या होता है, लीस्ट एंट्रोपी होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज 4 देन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। इसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करा। इफ़ द COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज 4 देन थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो रेफ्रिजरेटर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ क्या होता है। तो ये इस तरीके की एक थर्मल डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है, वो लो टेम्परेचर में मेंटेन करना होता है। रेफ्रिजरेटर के सबके घर पे लगभग यूज हो रहा होता है, तो उसमें कुछ वर्क इनपुट करते हैं और क्या करता है, ये क्यू जो है एक्सट्रैक्ट करता है और सप्लाई करता है कहाँ पे, इन्वायरमेंट में या फिर हायर टेम्परेचर पे। और हीट इंजन या फिर कार्नोट इंजन क्या होता है, इसमें हायर टेम्परेचर से हीट जो है सप्लाई किया जाता है, कुछ हीट को सिंक में रिजेक्ट कर देता है और ये वर्क प्रोड्यूस करता है। और एक हीट पंप होता है जो कि हम गर्मी या ठंडियों में यूज़ करते हैं अपने रूम को गर्म करने के लिए। तो ये 3 डिवाइसेस होते हैं और तीनों के COP और एफिशिएंसी में जो रिलेशन होता है, तो COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू क्या होता है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1, और ये किसके बराबर होता है, 1/, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ये फार्मूला आप लोग याद रखिए, इसे ही कन्वर्जन में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्टली। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट इसमें लगने हैं।
अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर दे रखा है और पूछ क्या रहा है, एफिशिएंसी। तो यहाँ पे रखेंगे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर 4 दिया है, 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 = 1 एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन या फिर कार्नोट इंजन। तो यहाँ से जब इधर लेके आएंगे इसको तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या हो जाएगा, 1/5। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड 0.2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाइल वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर्स 150 एंड 300 the entropy change experienced by Carnot engine during heat addition in 1 kilojoule per Kelvin, the work produced by the engine। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 150। इसको आप लोग खुद सॉल्व करके कमेंट करिए, ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए हीट इंजन वर्किंग बिटवीन सोर्स 200 डिग्री सेल्सियस रिजेक्ट्स हीट एट 25 डिग्री सेल्सियस और 5 किलोवाट ऑफ हीट जो है ये रिसीव करता है कहाँ से, हायर टेम्परेचर से। वर्क डन फॉर दिस इंजन इज इक्वल टू 0 किलोवाट, डज द सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी ऑफ द क्लासियस। अब यहाँ पे देखिए क्लासियस इनइक्वलिटी क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल dq/t शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 0। अब अगर क्लोज इंटीग्रल ∆q/t लेस देन 0 होता है तो वो क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, और अगर 0 होता है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो ये जो है सेटिस्फाई कर जाएगा, q1/t1 करेंगे बराबर क्या होना चाहिए, q2/t2, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। आप लोगों को हिंदी में भी यहाँ क्वेश्चन मिला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चंस को आप हिंदी में भी पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं आपके आंसर्स। एन आइडियल गैस विद हीट कैपेसिटी रेशियो, हीट कैपेसिटी रेशियो क्या होता है, CP/CV की वैल्यू, CP आपका होता है और CV होता है, ठीक है। CP और CV की का जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं, गामा, और इसकी क्या वैल्यू होती है 2, CP/CV की वैल्यू होती है 2। यूज्ड इन आइडियल ऑटो साइकिल विच ऑपरेट्स बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, ये जो है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ, ठीक है। व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द साइकिल फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट, मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए जो है कंप्रेशन रेशियो आपका पूछा है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, जो मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो हो जाएगा आपका 3। ये क्या है, इन ऑटो साइकिल एयर कंप्रेस्ड फ्रॉम 3 लीटर टू 2.4 लीटर्स फ्रॉम ए स्टार्टिंग प्रेशर 1.5 kg per centimeter square, the net output per cycle is 4 kilojoule. What is the mean effective pressure of the cycle? मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए आपका क्या हो जाता है, नेट वर्क आउटपुट इज इक्वल टू P मीन इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। इसको आप रख के वैल्यू यहाँ पे जो वर्क आउटपुट 400 किलो जूल दिया है, P मीन तो हमें निकालना ही, और स्ट्रोक वॉल्यूम कहाँ से आ जाएगा, इसको हम सबसे पहले मीटर में क्यूब में कन्वर्ट करेंगे और इसका डिफरेंस ले लेंगे, ये आपका हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा 667, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द कंबशन इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ठीक है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में क्या होता है, कौन सा कंबशन होता है, तो ये होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्यों, मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, ये पिस्टन हो गया, यहाँ पे एयर कंप्रेस कर देते हैं कंप्रेशन इग्निशन में, उसके हम क्या करते हैं, यहाँ से इंजेक्ट करते हैं क्या, फ्यूल। जैसे ही फ्यूल इसमें एंटर करता है तो ये मिक्स तो हो नहीं पाता परफेक्टली और कंबशन स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, हेट्रोजीनियस कंबशन। लेकिन डीजल साइकिल में क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है, जो क्या है कि एकदम परफेक्टली मिक्सड होते हैं, तो इसलिए उसमें क्या कहते हैं, होमोजीनियस कंबशन कहलाता है वो। नेक्स्ट क्या करें, विच रिलेशन इज बेसिस ऑफ मोलियर डायग्राम, इसमें से कौन सा रिलेशन जो है मोलियर डायग्राम का बेसिस है। मोलियर डायग्राम का बेसिस है
T इज इक्वल टू DH ओवर DS एट कांस्टेंट प्रेशर। ये आपका मोलियर डायग्राम का बेसिस है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला होल्ड्स ट्रू फॉर ड्राइनेस फ्रैक्शन। इसमें से कौन सा फार्मूला ड्राइनेस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं एक्स से, और ये फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ वेपर डिवाइड बाई मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ फ्लूइड। ये आपका होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन का रिलेशन। तो सूत्र कौन सा इसमें है, mv बाई mv प्लस mf। ये देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, mv बाई mv प्लस mf। ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपका हो जाएगा। विच गैस विल प्रोड्यूस द हाईएस्ट एफिशिएंसी इन एन आइडियल ऑटो साइकिल फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो। इसमें कौन सा गैस हम यूज करें तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा। तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, या फिर आईसी इंजन की डिपेंड करती है गामा पे। गामा सबसे ज़्यादा किसका होता है, मोनो एटॉमिक गैस का कितना होता है 1.67, फिर डाई एटॉमिक का होता है 1.44, फिर ट्राई एटॉमिक गैस का कितना होता है 1.3। तो ये आपका मोनो एटॉमिक गैस, जैसे आपका हीलियम हो गया। ठीक है, तो हीलियम के लिए आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट एफिशिएंसी होगा। और 1.44 किसके लिए होता है, डाई एटॉमिक गैस के लिए, जैसे होता है N2। ट्राई एटॉमिक गैस के लिए जैसे CO2 होता है, तो इसके लिए होता है 1.3। ठीक है, तो जिसके लिए गामा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसके लिए जो है एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। इन मोलियर डायग्राम द आइसोथर्म इन द सुपरहीटेड रीजन एट लो प्रेशर बिकम्स। तो आइसोथर्म लाइन जो है हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं सुपरहीटेड रीजन में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्षैतिज या फिर हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ द हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज जीरो। किसी सिस्टम से हीट जो रिजेक्ट हो रहा है वो जीरो है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल होल्ड ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सिस्टम से हीट रिजेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, when network is equal to heat absorbed, work efficiency is 100%। dq is equal to du plus dw। अब dq आपका हो गया 0। तो क्या कर रहा है, when network is equal to the heat absorbed, जितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उतना वर्क प्रोड्यूस हो कर रहा है, तो एफिशिएंसी क्या होगी 100% होगी। ठीक है, हीट इज एक्सचेंज फ्रॉम वन हीट रिजर्वायर। जब जितना हीट हम सप्लाई कर लिए, मान लीजिए ये कोई हमारा हीट इंजन है, यहाँ से Q लिए और Q के बराबर जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या हो गया, सिंगल रिजर्वायर से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो ये भी हो गया। ठीक है, एक ऊष्माशय से या फिर एक हीट रिजर्वायर से जो है हीट इंटरेक्शन हो रहा है। थर्ड क्या कह रहा है, वायलॉट्स केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट्स को वायलेशन कर देगा। KP स्टेटमेंट क्या होता है, KP को क्या कहें, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एनी डिवाइस विच ऑपरेट बाय टेकिंग हीट फ्रॉम सिंगल रिजर्वायर एंड प्रोड्यूसिंग द नेटवर्क। ठीक है, तो ये वायलेट कर देगा। तो इसमें आपका सभी विकल्प करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, क्लासियस स्टेटमेंट एंड केल्विन प्लांक स्टेटमेंट्स आर। क्या कर क्लासियस स्टेटमेंट और केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या हैं, तो क्या है कि दोनों पैरेलल स्टेटमेंट हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पैरेलल स्टेटमेंट हैं KP और क्लासियस स्टेटमेंट। ठीक है, क्लासियस किसके लिए होता है, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए होता है, या फिर कह देते हैं वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए होता है। KP क्या होता है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस के लिए काम करता है। फॉर द सेम हीट एडेड एंड सेम कंप्रेशन रेशियो, मान लीजिए Q जो ऐड हो रहा है वो सेम है और R जो कंप्रेशन रेशियो दोनों सेम है, तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी, तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। किससे, डीजल इंजन से। इसमें क्या रहा है, ए रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर T1 T2, द एनर्जी रिजेक्टेड बाय दिस इंजन एक्ट्स इनपुट फॉर अनदर रिवर्सिबल इंजन टेम्परेचर T2 विच रिजेक्ट्स टू रिजर्वायर एट T3। तो इसमें क्या कर रहा है कि
रिलेशन बिटवीन T1 T2 एंड T3। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें जो है क्या पूछा गया है, रिलेशन पूछा है, लेकिन इसमें दो कंडीशन होता है। एक होता है एफिशिएंसी जब बराबर हो, एफिशिएंसी 1 बराबर एफिशिएंसी 2। दूसरा कंडीशन क्या होता है, W12 मतलब एक वर्क प्रोड्यूस बाय फर्स्ट इंजन इज इक्वल टू वर्क प्रोड्यूस बाय सेकेंड इंजन। ये दोनों रिलेशन के लिए अलग अलग टेम्परेचर के रिलेशन आते हैं। इसमें क्या कर नो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं पूछा है, मतलब दिया नहीं है कि एफिशिएंसी बराबर है कि वर्क बराबर है, इसलिए इसमें क्या सभी को बराबर मार्क्स दे दिए गए हैं। Which gas can attain the highest efficiency for the same compression ratio? सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए कौन सा गैस जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर सकता है, तो ये मोनोएटॉमिक गैस। क्यों, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया गामा की वैल्यू 1.67 होती है, किसके लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए। 1.4 किसके लिए होती है, डाई एटॉमिक गैस के लिए, और 1.33 किसके लिए होती है, ये ट्राई एटॉमिक गैस के लिए होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जो है मोनोएटॉमिक गैस, जो अटेंड कर सकता है मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस किया है कि इस क्वेश्चन में मैंने आपसे 48 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। और इस तरीके के डेली आपको एक वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेंगे, तो आप लोग यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे बेहतर कंटेंट और एक्सप्लेनेशन कहीं भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टीम को जो है मोटिवेट करिए कि आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस जो सेलेक्ट करके ला सकें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।